तो बच्चा वाटे कैसे हैं आप लोग? तो आज से बोला गया था कि आपके लिए आज से जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैथ, साइंस और एसएसटी के चैप्टर्स आपको समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे और उस पर क्वेश्चंस भी बनवाए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर है ये ज्योग्राफी का, वाटर रिसोर्सेस। अब ये चैप्टर जो है एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स के तो आते नहीं है, इसमें आपका आएगा 3 या 4 मार्क्स का। तो एक चैप्टर से 3-4 भी वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा? तो वाटर रिसोर्स में लोकेट करने के लिए आता है कि आपको डैम दे देगा और आपको लोकेट करना रहेगा मैप पे, तो उससे 1 मार्क्स आपको मिलेगा, प्लस 2 या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू नहीं, डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 100 to 150 या 50 वर्ड्स में आंसर लिखने रहेंगे पर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो इस चैप्टर से 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैप्टर वाटर। ये वाटर चैप्टर आपके लिए जो है 1 शॉट तो लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 टॉपिक्स में चलेगा, टॉपिक 1 और फिर टॉपिक 2। मतलब इस चैप्टर के लिए आपके पास 2 वीडियोस आएंगे और दोनों वीडियोस के बाद इस चैप्टर का एमसीक्यू भी आएगा, क्योंकि हर चैप्टर मतलब कि हर सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम से अब क्या हो गया कि एमसीक्यू आ रहा है। 20 आपका एमसीक्यू तो ऐसे ही हो गया, प्लस केस स्टडी से भी मिला के 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कम से कम 35 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो 1 लाइनर या एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर आप लोग उसको भी अचीव कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो एग्जाम में वो एक अच्छा मार्क्स आपको दिला सकेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वाटर। क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को वो यहाँ पर लिखा हुआ है। चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? वाटर पढ़ना है, उसके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स। सेकंड, वाटर स्कैर्सिटी क्या है, ठीक है, उसके कॉजेस क्या है, प्लस कंजर्वेशन कैसे करेंगे हम लोग, वाटर स्कैर्सिटी से कैसे बच सकते हैं, वाटर को कैसे बचा सकते हैं ताकि फ्यूचर टाइम में भी हम लोग को जो है वाटर को यूज करने में कोई दिक्कत ना हो और उसके क्वांटिटी में भी कोई कमी ना आए, प्लस उसके क्वालिटी में भी कोई कमी ना आए। अभी जब चैप्टर को आपको समझाएंगे हम, तो वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेज में 2 अलग अलग कॉजेज हैं। एक तो है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव, मतलब एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से वाटर के क्वांटिटी में कमी आ रहा है और एक कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से वाटर के क्वालिटी में कमी आ रहा है। उन दोनों की वजह से क्या होता है? वाटर स्कैर्सिटी आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स है, डिसएडवांटेज भी है कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स अगर बना दिए हैं तो उसका हम लोग को एडवांटेज क्या क्या होगा, वो क्यों बनाया जा रहा है, प्लस उसका डिसएडवांटेज क्या है, उससे कोई नुकसान तो नहीं है, वो भी हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर लास्ट टॉपिक क्या है कि मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। मतलब कि जब डिसएडवांटेज लोगों को पता चलने लगा तो लोग जो है कौन कौन सा ऐसा मूवमेंट्स किए ताकि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंडिया में ना बने, रुक जाए। और लास्ट क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कैसे जो है हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो रेन वाटर है उसको कैसे बचा सकते हैं, प्लस उसका फिर से यूज कैसे कर सकते हैं, वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? वाटर, सम फैक्ट्स और फिगर्स, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है वाटर स्कैर्सिटी, उसके कॉजेस, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, फिर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स, फिर उससे डिसएडवांटेजेस, फिर मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड मूवमेंट्स कौन कौन से आए, और लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके टाइप्स भी हैं, ठीक है। सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक प्रोसेस हो गया जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेन वाटर को बचा कर रखते हैं, ठीक है, प्लस कौन कौन से तरीके से हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग को ये भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर से कम 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक, वाटर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? वाटर है। तो वाटर में क्या लिखा हुआ है कि वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि ये जो है दोबारा रिन्यू हो सकता है, बन सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर फिट फॉर यूज। मतलब अर्थ है तो अर्थ का कितना फोर्थ लिखा हुआ है? 3/4। 3/4 का मतलब 75% एरिया जो है क्या है? वाटर है। मतलब इतने एरिया में पूरा वाटर भरा हुआ है, इतने एरिया में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, माउंटेन्स है, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये जो 75% एरिया में वाटर है 3/4 में, वो हम लोगों के लिए पूरी तरीके से यूजेबल नहीं है, हम लोग उसका पूरा यूज नहीं कर सकते हैं। उसमें से कुछ ही लिखा हुआ है यहाँ पर स्मॉल प्रोपोर्शन, मतलब उसका कुछ ही हिस्सा हम लोगों के लिए फिट है। क्या करने के लिए?
यूज करने के लिए, जिससे हम लोग उस वाटर को पीकर जो है अपना रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। तो 3/4 वाटर होने के बाद भी हम लोग के पास स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ही है जिससे हम लोग क्या करेंगे, अपना रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। बाकी सारा वाटर तो है लेकिन वो हम लोगों के लिए फिट नहीं है यूज करने के लिए, मतलब हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट भी करते जाइए। ठीक है, ये वीडियो जो बना हुआ है इसमें सारे आपको नोट्स लिखे हुए हैं, आप इसको बाद में पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा। अभी आप पहले चैप्टर समझ लीजिए। ठीक है, अब यहां पर वाटर के बारे में कुछ और जानेंगे। तो वाटर साइंस में पढ़े होंगे, जैसे वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब वाटर का कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई ओडर नहीं है। ठीक है, मतलब ना ही कलर है, ना ही टेस्ट है, ना ही ओडर है, मतलब कलरलेस भी है, टेस्टलेस भी है और ओडरलेस भी है। अब कलर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इसका कोई कलर तो होता नहीं है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है और इसका कोई ओडर भी नहीं होता है। ओडर मतलब क्या होता है, जैसे घर में मम्मी खाना बनाती हैं तो खाने को ओडर से हम लोग पता चल जाता है कि घर में क्या बना हुआ है, एक अंदाजा हम लोग लगा लेते हैं। तो ऐसा कुछ वाटर में होता नहीं है। लेकिन कौन सा वाटर में, जो वाटर प्योर हो। अब अगर इम्प्योर वाटर है, सीवेज है, ठीक है, तो जब सीवेज रहेगा तो वो बहुत गंदा स्मेल करेगा। ठीक, तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि वो जो है गंदा स्मेल कर रहा है तो वाटर है। ठीक है, वो सिर्फ ये बताएगा कि वो एक गंदगी है। इसीलिए हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि वाटर का कोई पर्टिकुलर ओडर होता है, ना ही अच्छा होता है ना ही खराब होता है। जब उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज मिल जाते हैं, वो सीवेज बन जाता है, तो उसका ओडर जो है बहुत ज्यादा स्मेल प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट है कि वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नाम में क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब ये किसी भी चीजों को अपने में क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा, घोल लेगा। इसीलिए वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके बाद लिखा हुआ है सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब वाटर से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स और फिगर्स हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियंस, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी वाटर मिलता है उसका 96.5% किसमें है, ओशियंस में है। और सिर्फ 2.5% हम लोगों के लिए क्या है, फ्रेश वाटर है। ये तो अभी पहले ही बताया आपको हम कि जो 3/4 है वो किसके लिए है, अनफिट है। ठीक है, 3/4 अनफिट है। और कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन में, ये भी नहीं बोला गया कि 1/4 मतलब 25% नहीं, सिर्फ कितना, उसका भी सिर्फ 10%, मतलब लगभग 2.5% वाटर ही क्या है, अर्थ पे फ्रेश वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। और उसी को हम लोग पीकर जो है अपना रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। और ये जो वाटर है ये हम लोगों के काम का नहीं है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम, मतलब कि पूरा इंडिया में जो रेनफॉल रिसीव होता है वो पूरे ग्लोबल प्रेसिपिटेशन का सिर्फ कितना होता है, 4%, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना रेनफॉल हो रहा है उसका 4% सिर्फ जो है इंडिया में फॉल हो रहा है। और इंडिया अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें कि 133, मतलब कि इंडिया का जो रैंकिंग है वो कितना है, 133rd है पूरे वर्ल्ड में। किस चीज के लिए, वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब पर पर्सन, हर एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जो पानी अवेलेबल है उसका अगर रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया का रैंकिंग कितना आता है, 133। फिर क्या लिखा हुआ है कि by 2025 it is predicted that large parts of India will join countries or regions having absolute water scarcity, मतलब कि 2025 तक, 2025 तो शुरू ही हो गया है तो ये डेटा बदलते रहता है। ठीक है, एवरेज एक अंदाजा बोला गया है कि 2025 तक क्या होगा, इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हम लोगों के लिए फिट वाटर जो है उसका क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगा, जिससे हम लोग अपना वाटर का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसे तो 2025 मतलब पहले के डेटा के हिसाब से देखिएगा तो यह भी बोला गया था कि जो फिजी कंट्री है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में जो फिजी है वो ये बोला गया था कि पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड, किसमें, पैसिफिक ओशियन में सबमर्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट कर जाएंगे, और मेल्ट करने से सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया कौन सा आ रहा था, फिजी। ठीक है, तो यहां पर अभी कुछ दिन पहले क्या था, यहाँ का जो किंग थे, मतलब कि यहाँ पर अभी मोनार्क रूल है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ये, ठीक है, राजा शासन है। तो जो किंग थे वहां के, वो क्या किए, वहां अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए एक दूसरे कंट्री से उनका कुछ एरिया खरीद लिए ताकि फिजी के जितने भी लोग हैं वहां जाके सरवाइव
कर सकें। तो ये धीरे धीरे अपना कंट्री खाली कर रहा है, ताकि अगर 2025 तक फिजी पूरी तरीके से सबमर्ज भी हो जाए तो वहां कोई रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ह्यूमंस को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिजी के अलावा, जैसे हम लोग तो अभी पढ़ लिए हैं कि फिजी, अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है, जो अलग अलग ओशियंस के रेंज में आते हैं, ठीक है। कहां है? ओशियंस के रेंज में, मतलब कि उनके आसपास का एरिया जो है पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर आइस जो रहता है, ठीक है, आइसबर्ग, ये जैसे ही वाटर के अंदर से मेल्ट होना शुरू होगा तो वाटर लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। अब वाटर लेवल जब बढ़ेगा तो जितने भी ओशियंस के किनारे जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है, या तो उन कंट्रीज में जो भी स्टेट्स हैं, अब चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो या ना हो, या वहां का एरिया मान लेते हैं कि मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, कुछ भी हो, तो इससे तो हम लोग बच नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ये तो आइसबर्ग मेल्ट हो रहा है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, ये इसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि वहां के कंट्री के जो भी ऑथोराइज्ड पर्संस हैं, ठीक है, हाई लेवल के, चाहे वो किंग हो, अब चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री में हो तो मिनिस्टर हो, तो वो क्या करते हैं कि अपने कंट्री के लिए, लोगों के लिए दूसरी जगह कहीं पर अवेलेबिलिटी करवा देते हैं, ठीक है, अपना फंड यूज करके, ताकि वहां के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो उसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है फिजी, और ये एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है, कि डेटा के हिसाब से 2025 तक कौन सा कंट्री पैसिफिक ओशियन में सबमर्ज्ड हो जाने की संभावना है, ठीक है। तो कौन सा कंट्री होगा? फिजी। और कहां पर है ये? कौन से ओशियन के क्लोज में है? तो पैसिफिक ओशियन में। रीजन तो पूछेगा नहीं, रीजन अगर पूछेगा भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से आइसबर्ग्स के मेल्ट होने की वजह से, वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये एरिया क्या होगा? पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाएगा। तो एग्जाम में रीजन नहीं पूछता है, इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ इसका नाम पूछेगा कि कंट्री कौन सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये फर्स्ट टॉपिक था आपका वाटर, उसके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स। अब फर्स्ट टॉपिक मतलब सेकंड टॉपिक है कौन सा? वाटर स्कैर्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। मतलब वाटर स्कैर्सिटी है क्या, और हम लोगों को क्यों वाटर कंजर्व करना चाहिए, और कैसे हम लोग उसको मैनेज करेंगे। तो वाटर स्कैर्सिटी के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? द लैक सफिशिएंट वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड इन अ रीजन इज नोन एज वाटर स्कैर्सिटी। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितना भी वाटर का रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट चाहे जितना भी हो, अगर उसके वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर का वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, जितना वाटर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर स्कैर्सिटी। इसका स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा कि वाटर स्कैर्सिटी है, ठीक है। इसका स्पेलिंग बहुत ज्यादा लोग जो है, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम में गलत लिख के आते हैं, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। तो वाटर स्कैर्सिटी मतलब पर्टिकुलर रीजन में जितना वाटर का रिक्वायरमेंट है उतना वाटर वहां पर अवेलेबल नहीं है, इसको हम लोग वाटर स्कैर्सिटी बोलेंगे। अब वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेस क्या हैं, क्यों वाटर स्कैर्सिटी होता है? तो वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेस कितने हैं? दो। एक कौन सा है? क्वांटिटेटिव, ठीक है, नाम में क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी, मतलब जब वाटर का क्वांटिटी में कमी आएगा। और दूसरा कौन सा है? क्वालिटेटिव, मतलब जब उसके क्वालिटी में कमी आएगा, ठीक है, जब मतलब उसका क्वालिटी डाउन होने लगेगा तो क्वालिटेटिव कॉजेज है, जब क्वांटिटी कम होने लगेगा तब उसको क्वांटिटेटिव कॉजेज बोलेंगे। तो वाटर स्कैर्सिटी के मेनली दो कॉजेज हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। प्लस अब इसके भी पार्ट्स हैं कि क्वांटिटेटिव में कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे वाटर के क्वांटिटी में कमी आ रहा है, और क्वालिटेटिव में ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से उनके क्वालिटी में कमी आ रहा है। क्वालिटी में कमी होने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग वाटर का यूज करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, इरिगेशन पर्पस के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं। अब अगर हम लोग वाटर का यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से वाटर का फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होता है? वाटर का मतलब कि जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी रेट गिर जाता है। तो वाटर भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि वाटर का क्वालिटी अगर डिग्रेड होता जाएगा तो आने वाले टाइम में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होगा, और इतना कम हो जाएगा कि हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करके भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए क्वालिटी मतलब कि वाटर की क्वालिटी को बचा कर रखना बहुत जरूरी है, क्वांटिटी को भी बचा कर रखना जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अभी बताया गया था कि कितना 96.5% जो भी वाटर है वो हम लोग के पीने लायक नहीं है, सिर्फ कितना है 2.5%। तो अगर हम लोग सारा वाटर का क्वांटिटी बर्बाद कर देंगे फ्रेश वाटर का, तो हम लोगों के पास पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं रहेगा, जो हम ही लोगों को बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
अब कॉजेज देखेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कौन कौन से कॉजेज है। तो सबसे पहला कॉजेज में क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, किसके वजह से वाटर के क्वांटिटी में कमी आ रहा है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसका शोषण करना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शोषण। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे डेमोक्रेटिक राइट्स में चैप्टर था, डेमोक्रेटिक राइट्स में चैप्टर था ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार था। तो यहां पर क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या, वाटर का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लेना, जिसकी वजह से उसका क्वांटिटी में कमी आ जाना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर का यूज करना प्लस अनइक्वल एक्सेस, मतलब कि किन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है और वो वाटर को बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास फ्रेश वाटर पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उनके वाटर का जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए उन सबको दूर जाना पड़ता है वाटर लाने के लिए। तो अनइक्वल एक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनइक्वल एक्सेस का मतलब सभी लोगों के पास इक्वल क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल नहीं है, किसी के पास बहुत ज्यादा है तो वो उसको बर्बाद कर रहा है, किसी के पास इतना कम है कि वो उसको अपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी यूज नहीं कर पा रहा। इससे भी क्या हो रहा है, वाटर का क्वांटिटी कम हो रहा। लार्ज पॉपुलेशन, अब इंडिया का पॉपुलेशन आप जान ही रहेंगे लगभग कितना पहुंच चुका है, 150 करोड़ के अप्रोक्स में। ठीक है, अब यहां पर वाटर का रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग वाटर से पीने के लिए यूज कर रहे हैं, वाटर से जो है डेली का जितना भी रूटीन है, जो भी हम लोग वर्क करते हैं, सब में कहीं ना कहीं वाटर यूज होता है, खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, सब कुछ, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए भी। तो लार्ज पॉपुलेशन, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा वाटर का रिक्वायरमेंट उतना बढ़ेगा, और वाटर का रिक्वायरमेंट उतना बढ़ेगा तो हम लोग के पास फ्रेश वाटर का क्वांटिटी कम होता जाएगा। और लास्ट लिखा हुआ है क्या, एग्रीकल्चरल यूज। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो खाने के लिए फूड भी तो चाहिए, तो अगर हम लोग जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत कम होने लगेगा, क्योंकि वाटर उन सबको प्योर मिलेगा नहीं। अब हम लोग सॉल्ट वाटर से जाके क्रॉप प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, कि 96.5% वाटर है तो उससे जाएंगे क्रॉप प्रोडक्शन कर लेंगे, उससे भी क्रॉप्स खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए ये 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से वाटर के क्वांटिटी में कमी आ रहा है। तो ये कौन से एस्पेक्ट्स कहलाएंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव मतलब उसका क्वांटिटी में कमी क्यों आ रहा है, तो ये किसका रीजन है, कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या क्या है, फर्स्ट इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब 3 ऐसे रीजन है मेन जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर के क्वालिटी में कमी आ रहा है। क्वांटिटी में तो कमी नहीं आ रहा, लेकिन क्वालिटी उसका गिरता जा रहा है। तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हम लोग जितना ज्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं उसके वजह से वाटर के क्वालिटी में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। अब जो वाटर के क्वालिटी में कमी आ रहा है तो उसके वजह से क्या होगा, वाटर का क्वालिटी तो डाउन होता जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में अगर हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका क्वालिटी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब जमीन से वाटर को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स होता है वाटर में वो खत्म हो जाते हैं। फिर हम लोग जब जाएंगे उस वाटर का क्रॉप प्रोडक्शन का यूज करने के लिए तो उसमें भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। प्लस जब क्वालिटी उसका खत्म हो गया है तो हम लोग जब पिएंगे तो वाटर से जो मिनरल हम लोग को मिलना चाहिए वो उसमें रहेगा ही नहीं। और थर्ड क्या लिखा हुआ है, वाटर कॉन्टामिनेंट्स। कॉन्टामिनेंट्स मतलब जिसकी वजह से वाटर में गंदगी फैल रहा है। और वाटर में गंदगी फैलने के बहुत सारे रीजन है, जैसे फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्रीज जो है जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद जो वेस्टेज होता है, तो वेस्टेज को क्या कर रहे हैं, रिवर्स में फेंक दे रहे हैं, ठीक है, पॉन्ड्स में फेंक दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जाके ओशियन से मिल रहा है। तो रिवर, पॉन्ड, ये सारा फ्रेश वाटर का सोर्स, तो फ्रेश वाटर का सोर्स जब बर्बाद हो जाएगा तो हम लोग क्या वाटर पीने के लिए रहेगा। रिवर में, पॉन्ड्स में जो भी वहां पर मछली या जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो सब तो धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, वाटर कॉन्टामिनेंट, मतलब वाटर इतना पॉल्यूट हो जाएगा कि उसका क्वालिटी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे इफेक्ट तो पड़ेगा और साथ ही साथ हम लोगों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये वाटर स्कैर्सिटी के सेकंड मतलब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के 3 पॉइंट्स हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेज बताने के लिए तो 3 और इधर 4, टोटल कितने हो गए,
7। अब सातों में से कोई भी 5 लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी, सिर्फ रीजन पूछेगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। जब कॉजेज पूछेगा तो इधर 4 है और इधर क्या है 3, 7 में से कोई भी 5 लिख देंगे, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा तो इन सारे रीजंस को आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक। अब वाटर स्कैरसिटी पढ़ ली है, कॉजेज पढ़ ली है, अब क्या पढ़ेंगे उसका कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि वाटर को हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे, कौन कौन से तरीके से जो है वाटर को बचाया जा सकता है। तो अभी तो हम लोग ये पढ़े कि वाटर का क्वालिटी और क्वांटिटी गिर कैसे रहा है, ठीक है, खराब कैसे हो रहा है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए अभी से नहीं, बहुत पुराने टाइम से, मतलब बहुत पहले से ही जो है क्या किया जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स लगाए जाते थे जिससे वाटर को स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है। ताकि जैसे पहले के टाइम में ड्रॉट आ गया, ड्रॉट मतलब क्या हो गया, सूखा, सूखा बहुत ज्यादा पड़ गया, तो अगर वो लोग वाटर को स्टोर करके नहीं रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनके पास पानी तो रहेगा नहीं, जब वाटर नहीं रहेगा तो सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, पहले से ही जो है वाटर को स्टोर करके रखते थे। कहाँ कहाँ स्टोर करके रखते थे, तो बहुत सारे तरीके थे, जैसे टैंक्स में, उसको टंकास बोलते थे पहले, ठीक है, क्या बोलते थे, टंकास में स्टोर करके रखते थे, ठीक। जैसे इंडिया में एक हौज खास में है, हौज खास कहाँ है, दिल्ली में। यहां पर जो है सीरी फोर्ट, मतलब वहां पर एक किला था जिसका नाम था सीरी। तो सीरी फोर्ट में वाटर अवेलेबिलिटी करने के लिए ये क्या किए थे, यहाँ पर हौज खास में टंका बनवा दिए थे, और वो टंका क्या करता था, पूरे सीरी फोर्ट को वाटर प्रोवाइड करता था। तो ये एक एग्जांपल हुआ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर करके बचा कर रख सकते हैं, उसको कंजर्व भी कर सकते हैं। अब कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग वाटर को मैनेज किया जा सकता है। तो फर्स्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में पहले के टाइम से ही कौन से स्ट्रक्चर्स थे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन इंडिया में यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, लगभग 5 या 6 पॉइंट है। तो क्या लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट सेंचुरी, अब फर्स्ट सेंचुरी बीसी मतलब फर्स्ट बीसी का बात हो रहा है, ठीक है। श्रृंगावेरापुरा नियर इलाहाबाद हैज सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। मतलब ये क्या करता था, गंगा रिवर के वाटर को स्टोर करके रखता था, ताकि यहाँ पर जितने इलाहाबाद के नियर में श्रीरंगापुरा है वो क्या कर सके, वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ये फर्स्ट हुआ, और ये अभी का नहीं, फर्स्ट सेंचुरी का बात है, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, ठीक है। कब का बात है, फर्स्ट सेंचुरी का। फिर क्या लिखा हुआ, सेकंड, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम्स वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। अब जैसे हम लोग सोचते हैं कि डैम अभी बनता है, डैम बनना बंद हो चुका है, ठीक है। डैम जो है करीब 1980-85 से ही लगभग बनना बंद हो चुका, पूरा बनता ही नहीं है, इतना ज्यादा डैम बन चुका था। तो बनने का स्टार्टिंग कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब समझ रहे हो, मौर्यन डायनेस्टी, अशोका के फादर, ठीक। फिर एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा। अब कलिंगा में भी जो है, कलिंग जो हम लोग बोलते हैं उड़ीसा, ठीक है, कलिंग वॉर सुने होंगे आप, अशोका का वॉर था कलिंग वॉर। तो उसी के टाइम में भी जो है यहाँ पर क्या किया गया, वाटर को स्टोर करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए। फिर नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में जो है नागार्जुन कोंडा जगह, मतलब वहां पर क्या किया गया, वाटर को स्टोर करने के लिए एरियाज बनाए गए। फिर कर्नाटक में वेन्नूर पे, महाराष्ट्र में कहा, कोल्हापुर में, ठीक है। तो इन सारे एरियाज में डैम्स, लेक्स और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, टंकार, ये सब बनाए गए ताकि वाटर का वहां पर कभी कमी ना हो। अब 11th सेंचुरी, यहां पर फर्स्ट सेंचुरी था, यहां कितना पहुंच गया डायरेक्ट 11th सेंचुरी में। भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। ये तो सारा नेचुरल था, क्योंकि ये नेचुरल वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनाया गया, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक था, ताकि वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। 14th सेंचुरी में लिखा हुआ है, टैंक इन हौज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया। ये बताए थे अभी कि टंकास बनाया गया, तो टंकास में जो है नाम क्या था उसका, हौज खास। हौज खास दिल्ली में एक जगह का नाम है, मेट्रो से आप जाइएगा तो वहां पर आपको बोलता रहेगा हौज खास उतरने के लिए येलो या जो ग्रीन लाइन है उस पर उतर जाए। तो 14th सेंचुरी में हौज खास जगह, मतलब कि हौज खास टंकास का नाम है, जो दिल्ली में बनाया गया। कौन बनवाया था, इल्तुतमिश। क्या करने के लिए बनवाया था, सिरी फोर्ट में वाटर को सप्लाई करने के लिए। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स हो गए जो बहुत पुराने हैं,
ठीक है, बहुत पुराने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में जो पाए जाते हैं, जो वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पहले के लोग बनवाए थे। ठीक है, स्टार्टिंग कब से, 1st सेंचुरी, और यहाँ पर लास्ट जो है सबसे लेटेस्ट कौन सा बना था, 14th सेंचुरी। अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, मतलब लगभग 600-650 साल पहले का बात। अब अभी के टाइम में हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, इन्हीं सारे सिस्टम जो बन चुके हैं उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डैम। ठीक है, डैम में क्या लिखा हुआ है कि डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप्स और रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ सरफेस वाटर ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रीम। मतलब डैम एक ऐसा बैरियर होता है जो क्या करता है, रोकता है। किसको रोकता है, ताकि वाटर जो फ्लो हो रहा है अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स में उसको रोका जा सके। फिर रिजर्वायर्स क्रिएटेड बाय डैम्स नॉट ओनली सप्रेस फ्लड्स, मतलब जो रिजर्वायर्स बनते हैं डैम्स में वो क्या करते हैं, सिर्फ फ्लड नहीं रोकते हैं। फ्लड का मतलब समझ रहे हैं, बाढ़, मतलब जब बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में वाटर आ जाता है तो डैम में क्या करते हैं, सब पानी को स्टोर कर लेते हैं। बट ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर एक्टिविटीज सच एज इरिगेशन। और जब यही फ्लड खत्म हो जाता है, जब लोगों को पानी का रिक्वायरमेंट होता है समर के टाइम में या ड्रॉट के टाइम में, तो वो डैम के गेट्स को ओपन कर देते हैं और उसी वाटर से वो लोग क्या करते हैं, इरिगेशन, ह्यूमन कंजप्शन, मतलब ह्यूमन का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज करते हैं। फिर एक्वा कल्चर, पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी उसका यूज करते हैं। और नेविगेशन, नेविगेशन आप जान ही रहे होगे, जैसे नाव पे बैठ गए कहीं पर जाना है हम लोग को तो नेविगेट करते करते हुए चलेगा। तो ये डैम्स है। तो डैम्स में यहाँ पर बहुत सारे वर्क है इसका। ये वाटर को क्या कर रहा है, बैरियर बना के रोक भी रहा है, और प्लस जब वाटर का रिक्वायरमेंट होता है तो उस बैरियर को ओपन करके लोगों को वाटर भी प्रोवाइड करता है, ताकि लोग क्या कर सकें, इरिगेशन, ह्यूमन कंजप्शन, इंडस्ट्रियल यूज, एक्वा कल्चर और नेविगेबिलिटी। ठीक है, आप इसको नोट भी करते चलिए या बाद में आप नोट कर लीजिएगा इसको समझ के। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वाई जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम्ड दैट द डैम एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू भी नहीं आएगा, ये 2 या 3 मार्क्स में एक्सप्लेन करने आएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है क्या किए थे, डैम्स को टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया क्यों बोलते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो डैम का वर्क पूरा लिख देना है। क्यों डैम को जो है टेम्पल क्यों बोलते थे, क्योंकि डैम क्या करता है, जब फ्लड आएगा, फ्लड का मतलब क्या हो गया, एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, फ्लड मतलब क्या हो गया, एक्सेस ऑफ वाटर। जब वाटर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, बाढ़ आ जाएगा, तो डैम में क्या करेंगे, डैम में जो डैम बना रहेगा वाटर को स्टोर कर लेगा, बाढ़ वाले एरिया को कंट्रोल करेगा, बहुत ज्यादा जो है फ्लड का कंडीशन नहीं बढ़ने देगा। इसलिए पहला रीजन। और दूसरा रीजन ही क्या करेगा, ड्रॉट में भी काम करेगा। ठीक है, ड्रॉट का मतलब क्या, सूखा। अब हो गया लैक ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, लैक ऑफ वाटर। यहां पर पानी जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जा रहा था तो डैम क्या कर रहा था, वाटर को खुद के अंदर स्टोर करके रख रहा था। और जब ड्रॉट पड़ता था, सूखा पड़ता था, लोगों को वाटर का रिक्वायरमेंट होता था, तो डैम का गेट ओपन कर देते थे, जिसकी वजह से वो वाटर क्या होता था, सारे लोगों को मिल जाता था, जिससे वो लोग अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर पाते थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जो है डैम्स को क्या बोलते थे, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपको डैम को ही एक्सप्लेन करना है कि डैम का वर्क क्या है। इसीलिए जो है जवाहरलाल नेहरू जो है डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोले थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये 1 मार्क्स में नहीं आता है, ये आपको 2 या 3 मार्क्स में आएगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक्सप्लेन करना क्या है कि डैम को पूरा एक्सप्लेन करना है, डैम का वर्किंग सारा, उसका पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना है, एडवांटेज लिखना है, ना कि डिसएडवांटेज लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि हम लोग को मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, जैसे मान लेते हैं कि डैम ही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों बनाया गया है, रीजन क्या है बनाने का। ठीक है, तो क्या क्या रीजन है बनाने का। सबसे पहला, इरिगेशन सिस्टम में हम लोग को हेल्प मिलेगा। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मतलब जब डैम में वाटर स्टोर रहेगा तो हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाएंगे। तीसरा क्या है, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ से भी बचा जा सकता है। चौथा क्या है, ड्रॉट, जब सूखा पड़ेगा तो वाटर सप्लाई ओपन कर दिया जाएगा और जितने लोगों को वाटर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि जब वाटर वहां पर ओपन कर दिया जाएगा लोगों के लिए तो लोग उसमें नेविगेट भी कर सकते हैं। और रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, जब नेविगेट करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि वाटर लेवल, जैसे गंगा रिवर, ठीक है, अब गंगा रिवर में जो है लोग नाव से जा रहे हैं घूमने के लिए उसमें, तो वो तो एक टूरिस्ट एक्टिविटी हो गया। लोकल लोग भी जा रहे हैं फॉरेन कंट्री से, दूसरे स्टेट से जो भी लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह वाटर वाले एरिया में घूमने के लिए, तो वो टूरिज्म करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो जब वाटर रहेगा तभी तो टूरिज्म करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि नाव लेके जो है
जमीन पे चलने लगेंगे, उसको तो चल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर चाहिए। तो वही वाटर हम लोग को ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स है कि क्यों बनाया जाता है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स को। तो इरिगेशन पहला, ये एडवांटेज भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बदले अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, तो यही सेम आंसर होगा। इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, नेविगेशन, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जितना भी टॉपिक्स यहां पर लिखा हुआ है उसको भी एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है। तो ये टॉपिक 1 था जिसमें वाटर के बारे में आपको हम बताएं, वाटर क्या है, फैक्ट्स और फिगर क्या है, प्लस वाटर स्कैरसिटी क्या है, उसका कॉजेस क्या है। वाटर स्कैरसिटी के 2 कॉजेस थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों। फिर उसके बाद डैम क्या होता है, डैम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर जवाहरलाल नेहरू जो है डैम को क्या बोले थे, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोले थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि जितना भी नोट्स आपको बनाया गया है सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर्पज से ही बनाया गया है कि आप इसको कॉपी पे लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में एसएसटी में कम से कम कितना लाना है आप लोग को, 95 प्लस। ठीक है, आउट ऑफ 100 कम से कम। तो उसके लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए क्या करना है, सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाना है। टॉपिक्स को क्लियर कीजिए, समझ लीजिए। एक चैप्टर पे 2 वीडियोस आएंगे, दोनों वीडियोस आपको समझ लेने हैं पूरी तरीके से, प्लस उस पर एक एमसीक्यू का भी वीडियो आएगा जिसमें आपको 10 या 15 एमसीक्यू रहेंगे जो उसी चैप्टर के बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज रहेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर और क्लियर हो जाएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, दोबारा से वीडियो को देखकर टॉपिक नोट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।